2024 के लोकसभा चुनाव के दरमियान एक सिरे से आप कह सकते हैं कि मोदी का वेव जो था लोगों ने नकारा है। एक तो धनबाद के आसपास के इलाकों में पिछले 100-150 वर्षों से आग जल रही है। आग पे खड़ा हुआ शहर है। तो उसमें बहुत सारे सीटों पर भाजपा के जो कैंडिडेट थे वो लूज कर रहे थे। हालिया दिनों में धनबाद सांसद ढुलू महतो हैं और राज सिन्हा के बीच एक अंतर्कलह की खबर आ रही है सामने। तो क्या यह माना जाए कि एक बार जैसे ही टिकट का घोषणा होती है कांग्रेस की ओर से, यह अंतर्कलह और बढ़ेगा और इसके कारण एक बार फिर पंजा खिल जाएगा? भाजपा का अगर सिंबल हटा दें तो 20,000 वोट नहीं आएगा। नमस्कार, जोहार, मैं हूं देवेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं समृद्ध झारखंड। समृद्ध झारखंड का जो नया प्रोग्राम सियासतनामा में आज हमारे साथ हैं रणविजय सिंह। रणविजय सिंह कोयलांचल की सियासत में कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा, और इस बार उनके बारे में धनबाद के अखाड़े से उतरने की चर्चा अखबारों में चल रही है। लेकिन इसके पहले कि मैं रणवीर सिंह जी के पास जाऊं, मैं आपको बता दूं कि धनबाद भाजपा का एक मजबूत किला रहा है। 2000 और 2005 में वहां लगातार पीएन सिंह की जीत हुई। 2009 में मन्नाल मल्लिक ने कांग्रेस को सफलता दिलाई, लेकिन 2014 और 2019 में एक बार फिर से राज सिन्हा ने कमल खिला दिया। अब उसी भगवागढ़ में रणविजय सिंह जी इस बार पंजा को स्थापित करने का हुंकार भरने जा रहे हैं। तो हम सीधे चलते हैं रणविजय सिंह जी के पास और जानते हैं धनबाद और धनबाद की सियासत से जुड़े कुछ अनसुलझे पहलुओं को, और धनबाद में जो मौजूदा सियासी हालात के साथ जिन आधारभूत संरचनाओं के अभाव में धनबाद जूझ रहा है, उसके बारे में। रणविजय सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रणविजय सिंह जी, अखबारों में और सोशल मीडिया में इस बात की चर्चा है कि आप इस बार धनबाद से कांग्रेस का एक मजबूत उम्मीदवार है। नहीं, देखिए, उम्मीदवारी तो होनी चाहिए, और स्वाभाविक तौर पे मैं शुरू से ही कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, और निरंतर हमारा प्रोग्राम जो होता है लोगों के बीच में रहना और उनके सुख दुख में काम आना, वो हमारा चलता रहता है। अब बशर्ते अब विधानसभा चुनाव है झारखंड में, तो कार्यकर्ताओं की एक अपेक्षा रहती है कि आपके भी नेता चुनाव को फेस करें। तो अब देखते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में बताया कि धनबाद विधानसभा भाजपा का एक मजबूत किला है, और आपके सामने राज सिन्हा की चुनौती होगी। 2014 और 2019 में वे लगातार जीत दर्ज कर चुके हैं। इस हालत में आप कितनी बड़ी चुनौती दे पाएंगे? देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से जो भी प्रत्याशी हैं सामने, मैं उनके विषय में कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन तब है कि सामने में जो भी भाजपा के प्रत्याशी होंगे, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो आप देख रहे हैं कि देश में क्या माहौल भाजपा के ओर है। कहीं ना कहीं इस 2024 के लोकसभा चुनाव के दरमियान एक सिरे से आप कह सकते हैं कि मोदी का वेव जो था लोगों ने नकारा है, और 2014 में एक मोदी जी का वेव था। वो वेव को उस कंटेंट को भाजपा ने 2019 तक संभाला, तो उसका देन है कि वो कोयलांचल में भाजपा के जो प्रत्याशी, जिसे भी भाजपा ने प्रत्याशी बनाए, वो जीत को हासिल किए। लेकिन अब पूरे तरीके से अभी परिदृश्य जो है पूरे देश भर में ये बदल चुका है,
और आप आगामी विधानसभा चुनाव में आप देखेंगे कि कोयलांचल का पूरा परिदृश्य बदला आज हुआ जो नजर हरियाणा का रिजल्ट आया है उससे तो लगता है कि मोदी वेव अभी समाप्त नहीं हुआ नहीं तो है। आप सिर्फ हरियाणा ही क्यों बोल रहे हैं, तो आप जम्मू कश्मीर को भी बोलिए ना, वहाँ तो फिर यूपीए का गवर्नमेंट बनने जा रहा है। और हरियाणा का जहाँ तक आप बात बोल रहे हैं, जो पिछले अभी जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, तो जितने भी विधानसभा में आप कैंडिडेट्स, ये जो लोकसभा का जो भी कैंडिडेट था थे, और जो एक आकलन निकाला गया था, तो उसमें बहुत सारे सीटों पर भाजपा के जो कैंडिडेट थे वो लूज़ कर रहे थे। अब कौन सा तंत्र वहाँ काम किया, क्योंकि जब काउंटिंग जब शुरू हुई थी तो 50 से ऊपर का आंकड़ा जो है कांग्रेस के प्रत्याशी को विजयी दिखाया जा रहा था। 55-60 तक के बाद हाँ, दावे हो और रहे थे। उसके बाद 20-20 राउंड तक की काउंटिंग हो जा रही थी, और 13-14 राउंड तक का ही ये आपको काउंटिंग दिखाया जा रहा था। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं क्योंकि वहाँ पे भाजपा का सरकार था है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि प्रशासनिक और ये सब चीज़ का महकमे का दुरुपयोग किया गया होगा। इससे हम चलिए ये उसको नहीं छोड़ देते हैं। हालिया दिनों में धनबाद सांसद ढुलू महतो हैं और राज सिन्हा के बीच एक अंतर्कलह की खबर आ रही है सामने। तो हमारा सवाल आपसे है कि क्या उसी अंतर्कलह में आप इस बार पंजा खिलाने की कोशिश में हैं? नहीं 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 नहीं, ऐसा किसी का, हमने बोला ना कि व्यक्तिगत रूप से अगर ये दोनों प्रत्याशी, मैं तो डंके की चोट पर बोलता हूँ कि ये अगर दोनों प्रत्याशी, ये महतो का और सिन्हा जी का जो आप नाम ले रहे हैं, भाजपा का अगर सिंबल हटा दें तो 20,000 वोट नहीं आएगा। तो मैं शुरू में ही बोला कि भाजपा का जो भी प्रत्याशी होगा, क्योंकि वो एक वेव था और वो एक वेव के सहारे ये लोगों की नैया पार हो गई। और हमारा किसी से व्यक्तिगत नहीं, भाजपा का जो भी कैंडिडेट होगा उसके खिलाफ किसी के ये से थोड़े ही किसी का नैया पार होता है। वो तो कार्य दिखाता है ना कि कौन क्या कर सकता है। मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ कि कांग्रेस में अक्सर यह बात सामने आती है कि कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है। धनबाद की सियासत में मयूर शेखर, सुंदर यादव व कुछ अन्य चेहरों के द्वारा भी इसकी दावेदारी की जा रही है। तो क्या यह माना जाए कि एक बार जैसे ही टिकट का घोषणा होती है कांग्रेस की ओर से, यह अंतर्कलह और बढ़ेगा और इसके कारण एक बार फिर पंजा खिल जाएगा? नहीं, देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भी समाज से जुड़े हुए हैं, हर एक को ये रहता अपनी बात रखने का हक अपना बात रखने का, या फिर टिकट मांगने का। वो आला कमान डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्रत्याशी फिट है। और मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि प्रत्याशी जिसे भी कांग्रेस पार्टी बनाएगी, सभी कोई मिलकर सब कलेक्टिव लीडरशिप में लड़ाई लड़ा जाएगा। वो लीडरशिप में लड़ करके उसे जिताने का हम लोग काम करेंगे। अरे हम स्पेसिफिक धनबाद का जो चुनौतियां हैं उसके संदर्भ में बात करें तो पीएन सिंह लगातार 2 बार रहे, राज सिन्हा 2 बार रहे, पर आधारभूत संरचना के यह हाल है कि जो एक हवाई अड्डे की बात थी वो भी निशिकांत दुबे ले गए। लेकिन बावजूद इसके पीएन सिंह को बड़े प्रतिकार की स्थिति में सामने नहीं आए। नहीं, देखिए, हमारा पहले भी जो भी इंटरव्यू हुआ है, और ये तो राज सिन्हा, ये तो राज्य सरकार का मामला है, लेकिन पीएन सिंह जी सांसद थे और उनके कार्यकाल में एक तो एम्स आना चाहिए था, जो कि एम्स नहीं आया। ये हम लोगों के लिए धनबाद, हाँ, एम्स के भी एक बात है, एम्स नहीं आया, आप एम्स छोड़ दिए थे। और दूसरा एयरपोर्ट, तो ये तो कोयलांचल वासियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि इतना बड़ा, सबसे अधिक रेलवे में अगर आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के बाद धनबाद ही एक ऐसा शहर है कि सबसे अधिक रेलवे को रेवेन्यू जनरेट करता है धनबाद। और हो सकता है कि निशिकांत दुबे जी अपने पक्ष को रखने में सफल रहे होंगे, और पीएन सिंह जी अपनी बातों को नहीं रखे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर यूपीए की अगर सरकार अगर बन सकती थी, या
हम समझते हैं कि अब 2029 में ज़रूर यूपीए की सरकार बनेगी और हम गारंटेड बोलते हैं कि यूपीए की सरकार बनेगी और जो भी सांसद हमारे चुन करके जाएंगे तो सबसे पहला ये रहेगा कि एम्स धनबाद को दें और एक एयरपोर्ट धनबाद को दें। ये हमारा सोच है और हम लोगों का ये मैनिफेस्टो में भी ये हम लोगों अरे ने एयरपोर्ट और एम्स की बात कर दें तो भी धनबाद में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। देखिए वो तो कोल माइंस कोल एरिया है तो स्वाभाविक तौर पर प्रदूषण तो रहेगा ही, लेकिन उसके लिए केंद्र सरकार को उसके लिए तैयारी करवाना चाहिए। जो कोल इंडिया के अंतर्गत बीसीसीएल है वहाँ पर, भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, तो ये तो केंद्र सरकार के ऊपर है कि क्या स्ट्रेटजी अपनाएं कि प्रदूषण कम हो, अधिक वृक्ष लगवाएं। अभी तो ऐसा ये हो गया है कि अधिक से अधिक आउटसोर्स को ही दिया जा रहा है, तो आउटसोर्सिंग कंपनी जो बाहर से आ रही है वो तो लैंड उन लोग को दे दिया जा रहा है, हरियाली को काट करके अब कैसे खनन कर रहे हैं, कर करके कोयला निकाल रहे हैं, तो ये सब चीज़ चल रहा है। तो प्रदूषण फैलने का एक कारण तो वह भी है ना। तो मान लीजिए अगर वृक्ष नहीं रहेगा, हरियाली नहीं रहेगी तो स्वाभाविक तौर पर तो प्रदूषण तो फैलेगा ही। तो ये तो केंद्र सरकार जो वहाँ के जो सांसद है उनको इन बातों को रखना चाहिए, लेकिन उनको तो फुर्सत है नहीं। उनको तो एसपी को गाली देना है या फिर डीसी से कैसे बिहेव करना है, ये उनका ये है। अभी देख रहे थे हम कल का ही अखबार में कि डीसी के खिलाफ कुछ अवमानना का स्पीकर को लिख कर दिए हैं। तो हमारा आपके माध्यम से उनको एक सुझाव होगा कि जन सरोकार का मुद्दा जो आम लोगों को, कोयलांचल वासियों को आप क्या उपलब्ध करा सकते हैं, इस पर अधिक फोकस करने की उन्हें आवश्यकता है। धनबाद की एक और समस्या है अपराध की समस्या। कई एक डॉन धनबाद की सियासत में अपना प्रभाव छोड़ते रहे हैं और इसके चलते वहाँ के जो आम व्यापारी हैं, जो आम नागरिक हैं, उनके सामने विकट समस्या आती है। नहीं, ये तो चुनौती है प्रशासन के लिए कि लेकिन जिस प्रकार से पहले जो क्राइम होता था 90 के दशक में, वो उस वैसा क्राइम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं चुनौती अभी तो है राज्य सरकार के आज लिए। भी तो लोगों से उगाही मांगी जा रही है। वो कौन एक खान है, प्रिंस खान, हाँ, तो उसके बारे में भी चर्चा हो रहा था पिछले महीने। सरजू राय जी और कुछ को ये सब दिया था, थ्रेटन हुआ था, किया गया था। तो ये जिला प्रशासन उस पर कदम भी उठा रहा है, लेकिन तब है कि सुनने में आता है कि दुबई में है या दूसरे देश में है। तो प्रशासन से है, हम लोग बीच में प्रशासन का एक दबाव रहता है, जो लेकिन प्रक्रिया होता है, प्रशासनिक जो प्रक्रिया होता है, कुर्की जब्ती करना या फिर इश्तिहार छापना देना, वो सब चीज़ चल रहा है। लेकिन कमोबेश अगर देखा जाए तो कुछ अभी बहुत कंट्रोल में है, जो बदनाम हुआ करता था। एक सवाल और मेरा है कि डबल इंजन की सरकार भी धनबाद ने देखा है, बावजूद इसके जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए था, नहीं हुआ। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए आपके पास कोई प्लानिंग है क्या? देखिए 2019 में ही डबल इंजन की सरकार, जब रघुवर दास जी की जो सरकार थी, उसको पूरे झारखंड की जनता ने नकारा। तभी हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री के रूप में बैठे। और हम लोगों के लिए, जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं, कोयलांचल से, धनबाद से, वहाँ का सबसे बड़ा समस्या जो धनबाद का जो हार्ट बोलते हैं उसे, बैंकमोर, जो सबसे बड़ा समस्या फ्लाईओवर का समस्या है। फ्लाईओवर की भी समस्या है, जो कि जैम की स्थिति हमेशा वहाँ लगी रहती है। जो पुराना फ्लाईओवर है वो करीबन 100 वर्ष का है और काफी जर्जर हो चुका है हाल के दिनों में। लेकिन वो राज्य सरकार के अधीन नहीं आता है, वो केंद्र सरकार के अधीन आता है। तो वहाँ के जो सांसद हैं उन्हें इस पे पहल करके उसे ठीक कराने की आवश्यकता है, क्योंकि वो दुरुस्त होगा तो थोड़ा सा जो पब्लिक को जैम का जो प्रॉब्लम देखने को मिलता है उन लोगों को, उससे निजात उन लोगों को मिलेगा। और निश्चित तौर पे आप अभी देखिए, अभी 5-6 योजनाएं जो अभी राज्य सरकार के द्वारा कांग्रेस और जेएमएम का अलायंस राज्य में जो अपना गवर्नमेंट चल रहा है,
तो अभी गरीब महिलाओं को जो 1000 रुपये का जो राशि प्रत्येक महीना मिल रहा है, तो अभी 4-5 योजनाओं को अभी हेमंत जी ने अभी लागू करवाया है। तो ये तो नया चीज़ है, ये देखने को मिल रहा है। अब उसके अनुरूप अभी शिवराज सिंह चौहान जी प्रदेश प्रभारी हैं भाजपा के, वो अगर हम लोग 1000 देने का अनाउंसमेंट किया है, तो ये तो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा इसे हम कहेंगे। आप गोगो दीदी योजना की बात कर रहे हैं? हाँ, कि मध्य प्रदेश में 2000 मिलता है लाडली बहनों की, तो उन्होंने 2200 रुपये देने के का ये किया है। लेकिन सरकार जब यूपीए की चल रही है, तो कोष में क्या है या फिर फंड कहाँ से जनरेट होगा, ये देखना चाहिए, सोच करके कुछ बोलना चाहिए। क्योंकि आप कुछ भी आप अनाउंस कर दे, बोल दे, वोट पा लें, उसके बाद फिर कुछ हो नहीं, तो ये समझ से परे चीज़ है। लेकिन एक बात हम आपको एकदम आश्वस्त कर देंगे, क्योंकि जब सरकार बनी थी, तो उसके 6 महीने बाद ही कोरोना काल आ गया था। तो 1.5-2 साल तो उसमें सरकार का चला गया था। उसके बाद हेमंत जी को उहापोह की स्थिति में सरकार को किसी तरीके से डिस्टर्ब किया जाए, ये हो, तो ये 5 साल पार हुआ। लेकिन ये 5 साल भी लाजवाब पार हुआ, और जनता फिर से मन बना चुकी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद फिर से जेएमएम और कांग्रेस की सरकार को फिर से बनाएगी। हम लोग देख रहे हैं, चूंकि आपने झारखंड की सियासत की चर्चा कर दी है, तो झारखंड में हेमंत बिस्व शर्मा जो चुनाव उप प्रभारी हैं, उनकी भूमिका कुछ बड़ी नजर आ रही है, और मामा शिवराज सिंह की भूमिका थोड़ी कम नजर आ रही है। तो एक तरफ वो बमबार्डिंग कर रहे हैं, दूसरे तरफ जो है कल्पना सोरेन की रैलियों में जो जन सैलाब उमड़ रहा है, उसके भी कुछ सियासी मायने होंगे। अब देखिए, वो तो उन लोगों का उनका शिवराज जी का, और ये तो भाजपा का उन लोगों का अंदरूनी मामला है, इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि भाजपा के लिए कल्पना सोरेन जी का जीत एक बहुत बड़ा तमाचा है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि पूरा भाजपा और साथ साथ केंद्र के भी बड़े बड़े नेता मंत्री आए, कैंपेनिंग किए, उसके बावजूद भी एक महिला डट करके अकेला मैदान में खड़ी रही और जीत करके दिखाई। तो आप समझ सकते हैं कि जनता का पूरा विश्वास यूपीए गवर्नमेंट के प्रति है। तो आपका कहने का मतलब क्या है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से झारखंड और इंडिया गठबंधन को कल्पना सोरेन के रूप में एक बड़ी सौगात मिल गई? वो भाजपा ने खुद सेल्फ गोल किया। आप बेवजह अगर अब तो इंटरनेट का ज़माना है, लोग पब्लिक जो है हर एक को समझता है, तो ये तो सेल्फ गोल खुद भाजपा ने किया, उन्हें जेल में भेज कर करके। खैर, इससे हम लोग बाहर निकलते हैं। विधानसभा चुनाव में यदि आपकी सफलता हाथ लगती है, आप उस भगवागढ़ में कमल को लाने में, पंजाब को लाने में सफल होते हैं, तो आपकी 5 प्राथमिकताएं क्या होगी जो धनबाद की जनता आपसे अपेक्षा करेगी? देखिए, सबसे पहले तो जो शुरू से हमारा एक सोच रहा है, और हमने हमारा तो एक तो सबसे पहले एक तो एम्स होना चाहिए, एम्स। दूसरा एक आपका फ्लाईओवर का जो समस्या है, तीसरा आपका जो एयरपोर्ट की समस्या है, और चौथा जो सबसे बड़ी समस्या है अभी जो बेरोजगारी की जो समस्या है। तो हमारा एक सोच है कि एक आप कह सकते हो उसको कि सरकार ने भी, जबकि 75% लोगों को जो स्थानीय लोग हैं उन्हें नियोजन से रोजगार से जोड़े, जो कि विधानसभा में इसके बारे में लेकिन ये हो नहीं रहा है। तो इसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। और 5वां जो है आपका प्रदूषण, तो ये प्रदूषण की बात मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि धनबाद की गिनती हिंदुस्तान के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में। हमने तो कहा ना कि वहाँ पे तो माइंस एरिया है, और जहाँ माइंस रहेगा तो उसके लिए
आपको वृक्ष लगाना या फिर पर्यावरण को संचालित करवाने के लिए जो अभी देश विदेश से जो हाईटेक जो अभी मशीनरीज आ रहे हैं कि प्रदूषण को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए, तो वो सब मशीनरी जो है वो सब मंगवाना, तो ये केंद्र सरकार के ऊपर होता है। हाँ, हम लोग दबाव जरूर बनाते हैं क्योंकि हमारा हम तो एक ट्रेड यूनियन भी हमारा चलता है, तो BCCL के जो CMD हैं या उच्च अधिकारी हैं, तो ये सब चीज़ हमारा चलता रहता है। लेकिन बड़े पैमाने पर कि किस प्रकार से हम लोग उस चीज़ को कंट्रोल करें, तो ये केंद्र सरकार का विषय है और इस पे अंकुश लगाना उनका काम है। धनबाद की एक समस्या और है, एक नहीं दो समस्या है। एक तो धनबाद के आसपास के इलाकों में पिछले 100-150 वर्षों से आग जल रही है, आग पे खड़ा हुआ शहर है। दूसरी समस्या है वो विस्थापितों की। शायद आपका ट्रेड यूनियन चलता है तो इससे भी दो चार होंगे आप। देखिए, विस्थापन नीति सबसे बड़ा मुद्दा है और हमने उसमें सुझाव भी दिया था कि विस्थापन नीति में संशोधन, केंद्र सरकार को सुझाव दिए थे। हाँ, अच्छा, कि ये इस पे संशोधन करने की आवश्यकता है। और ये जो भूमिगत आग है, तो ये तो एक लंबे अरसे से चल रहा है। बीच बीच में बाहर से जो कंपनी आती है, चाइना से भी कंपनी आती है, रसिया से भी कंपनी आती है, आग बुझाने का काम चलता है, लेकिन वो तो आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ है और ये हो रहा है। ये तो पार्ट ऑफ विस्थापितों की समस्याओं का तो निदान किया जा सकता है विस्थापित उनके लिए, लेकिन वो जो क्राइटेरिया जो केंद्र सरकार के द्वारा जो तय किया गया है, वो फिट नहीं बैठ रहा है ना। जो नौकरी के उनको दो ये पर इतना नौकरी देना, तो बहुत सारा जगह पे जो उनका ज़मीन है उसका कागज पत्र नहीं, उसका कागज नहीं मिल बहुत सा गैर मजरूआ जमीन होता है, बहुत सारा गैर मजरूआ जमीन को कुछ लोग अपना जमीन शो कर देते हैं और बरसों से उस पर खेती बाड़ी करते हैं, बरसों से चल रहा है। तो ये सब समस्या है। ये कानूनी पेचीदगी तो है, पर उनका आजीविका का सवाल तो खड़ा हो ही जाता है। हाँ, वो तो है, वो है। चलिए थोड़ा सा मुझसे बाहर निकलते हैं। हर आदमी का, हर व्यक्ति का जीवन में एक आइकॉन होता है। क्योंकि आप सियासत से जुड़े हुए हैं, तो आपके इस पॉलिटिक्स में आपका आइकॉन कौन है आज के दिन में? देखिए, रोल आइकॉन के ये रूप में मैं तो अपने पिताजी को ही देखता हूँ। अच्छा। और वो शुरू से अपने उम्र भर राजनीति जब शुरू किए, मजदूर आंदोलन के साथ में उनकी शुरुआत हुई और उन्होंने ट्रेड यूनियन की स्थापना की और मजदूरों की लंबी लड़ाई वो लड़े। तो इसलिए मैं अपना आइकॉन मैं अपने पिताजी को ही मानता हूँ। लास्ट और अंतिम सवाल, प्रधानमंत्री मोदी में आप ऐसी कौन सी खूबी देखते हैं या कौन सी कमी देखते हैं? यदि खूबी देखते हैं तो कौन सा खूबी है जिसे अपने जीवन में उतारना चाहते हैं? खूबी उनका ये है कि उनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है। अच्छा। और ना खूबी बोले तो झूठ ज्यादा बोलते हैं। मैं इसीलिए कहा, इसलिए उन्हें काम अधिक करना चाहिए और जो वादा करते हैं लोगों के बीच में वो पूरा करने का। इसीलिए मैंने कहा कि उनसे कौन सी खूबी है जो आप खूबी हमने बताया कि उनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है। वो ड्रेसिंग अच्छा है करते हैं और इसको जीवन में उतारना चाहेंगे। और व्यापारी अच्छे हैं कि वो गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ओके, धन्यवाद।